स्प्रे नंबर 3। अभी गौमूत्र के स्प्रे को आप किसी कीमत पे कम ना करें, बहुत अच्छे नतीजे हैं इसके। इसको आप इस्तेमाल करके देखिए अपने कुदरती खेती में। अपने को स्वावलंबन की दिशा में मुफ्त वाला है। इसके ऊपर बहुत बड़ा खर्चा करना नहीं पड़ता, कोई कंपनियों से खरीदना नहीं पड़ता, अपने घर का ही है गौमूत्र। लेकिन इसके प्रमाण में बहुत जागरूक रहे। 1 लीटर पानी में 10 ml सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी और 10 ml गौमूत्र, ये परसेंट से आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसका आपको स्प्रे भी करना है और ड्रेंचिंग भी करना है। किसी भी प्रकार का वायरस का और अन्य प्रकोप होंगे, फंगस के प्रकोप होंगे, ये गौमूत्र आपका कंट्रोल करेगा। इसको आप विश्वास कीजिए कि बहुत अपने लिए अहम है गौमूत्र का स्प्रे। इसीलिए आप इसको हमेशा गौमूत्र के स्प्रे को एक फसल के आयु में कम से कम 2 बार स्प्रे करना है आपको। एक फसल 15 दिन की हो जाए और एक फसल कम से कम 2 महीने की हो जाए, तब एक स्प्रे करना है। और उसके बीच में ही एक स्प्रे और एक ड्रेंचिंग, ऐसा करना है आपको। और अब स्प्रे नंबर आएगा 4। इसके भी येलो मोज़ेक में, वायरस में, दोनों की भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। स्प्रे नंबर 4, 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, उसमें 5 किलो गोबरी की राखड़, क्या बोलते हैं आप उसको, गोबरी बोलते हैं क्या? कंडे राख, कंडे की राख, गोबरी की राख। कितना लेना है आपको? 10 लीटर पानी, उसमें 5 लीटर गोबरी की राखड़। इसको रात भर भिजाना है। रात भर भिजाने के बाद तो 10 किलो पानी, 5 किलो गोबरी की राखड़, सवेरे इसको रात भर भीजने देना है। आपका माइक काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, हाँ। तो आपको रात भर इसको भिजाना है और सुबह बारीक महीन चलने से, जिसको अपने स्प्रे पंप के छेद में अड़चन न जाए, ऐसे महीन चलने से इसको छान लेना है। फिर इसमें दूसरा मिलाना है आपको। ये काय के लिए काम आएगा? ये आपको वायरस के लिए और रस चूसने वाले कीड़ों के लिए, दोनों के लिए काम आएगी दवा। दूसरा, आपको 1 किलो अदरक बारीक पेस्ट कर लेना है। नहीं, इसको अलग से करना है। 1 केजी अदरक की पेस्ट, इसमें 3.5 लीटर पानी डालना है। इसको हल्के हल्के, ये 4 लीटर का हो जाएगा। मंदी आंच पे इसको काढ़ा बनाना है इसका। अब ये 3.5 और ये 4.5, तो इसको बहुत बारीक नहीं करना है। आपका 4 लीटर हो जाए, इतने तक मंदी आंच में इसको उकालते रहना है, तो आपको 4 लीटर का ये मिल जाएगा। अब इसका स्प्रे कैसे मारना है आपको? 1 लीटर राखड़, उसमें 200 ml अपना अदरक का काढ़ा, ये मिला के एक पंप में, 15 लीटर के पंप में डालना है आपको। इससे लाभ क्या होगा आपको? रस चूसने वाले कीड़े और कोई वायरल इन्फेक्शन रहा अपने वनस्पति पे, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। सिंपल बात है। अपने को कोई वायरल बुखार हो जाए, सर्दी जुकाम है, तो अपन क्या करते हैं? अदरक शहद के साथ लेते हैं, उसका काढ़ा बना के लेते हैं। वही वनस्पति को वो काढ़ा उपयोगी होता है। तो इस तरह के 4 स्प्रे का आप इस्तेमाल कीजिए। हम इसके बाद पंद्रह लीटर पानी में ये सब पहले बनाना है आपको। 10 लीटर पानी और 5 किलो गोबरी की राखड़ का, तो ये हो गया आपके पास एक मिश्रण तैयार। वो 1 लीटर डालना है पंप में, यानी ये वाला 1 लीटर डालना है और ये वाला 200 ml डालना है। आगे बात हो गई क्लियर? बाकी पानी इसको मैं ये थोड़ा सा करता हूं। राख का पानी 200 ml अदरक का काढ़ा, इसका स्प्रे मारिए। येलो मोज़ेक से लेके
और भी कोई वायरल इन्फेक्शन होंगे वो भी कंट्रोल होंगे, आपका येलो मोज़ेक भी कंट्रोल होगा इसमें। इस तरह से इसका स्प्रे आपके लिए अत्यंत लाभदायी, बहुत कम खर्चीला है, आपको बहुत खर्चा नहीं और मानव के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। हाँ, समझ में नहीं आया आपने। इसको कोई वैलिडिटी नहीं है, 2 महीने 3 महीने तक भी रख सकते हैं। इसके काढ़े को भी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये आयुर्वेदिक है तो इसको भी 2-3 रखना का है तो निकलेगा किस, लेकिन 2-3 महीने तक रख सकते हैं। एक खेत में बना दवा के और नेचुरली फर्टिलाइजर तैयार होने का सिस्टम होने के लिए हमको खेतों को 30% जमीन पे पेड़ों से जोड़ना अब अनिवार्य हो गया है। तो हम लोगों को पेड़ों का प्लानिंग करना पड़ेगा। पेड़ों के प्लानिंग में मैंने कहा कि एक साइड में हमारा 10% में फलों का बगीचा लगा है, उसके अपोजिट फिर लगा दिया, एक लाइन से नहीं लगा है, इसके अपोजिट फिर लगा दिया बगीचा फलों का, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। ये है हमारा इकोलॉजिकल प्रोडक्शन। आज समाज को हमको सिखाना चाहिए कि तुम्हारे लिए हम अच्छी हवा तैयार करने जा रहे हैं। ये समाज को भी जागरूक करना है हमको, इसके साथ अपने को भी जागरूक होना है। अब ये आ गया 10%, ये आ गया 10%, ये आ गया 10%। मेरे यहाँ के लोकली क्लाइमेट में हमारे यहाँ कटहल बहुत अच्छा आता है, तो मैंने क्या किया, कटहल लगाया। आपके वातावरण में जो अच्छा आता है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको लगाइए। तो मैंने यहाँ पे कटहल लगाया और यहाँ पे मौसम भी लगाई और 250-250 फीट के ऊपर ये मैंने विभिन्न सभी प्रकार के फल लगाए हैं। और उसमें ये 250-250 फीट के कतार में 2 नीम के पेड़ भी है, एक पीपल का पेड़ भी है, यानी पीपल भी लगाया, नीम भी लगाया, एक बरगद का भी पेड़ लगाया कॉर्नर पे। इनसे पैसा मिलेगा क्या? नहीं, लेकिन इनकी वजह से मेरे खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए इनका भी रहना जरूरी है। लेकिन उसमें अब जैसे यहाँ पे मैंने आम लगाया, यहाँ पे मैंने जामुन लगाया, ये बड़े पेड़ों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कटहल लगाया, यहाँ पे मैंने इमली लगाई। अब मैंने ये चयन किया है, आपके एनवायरनमेंट में कौन से पेड़ बड़े वाले अच्छे आते हैं आप उसको जानिए और उन पेड़ों को लगाइए। इसके बीच में कहीं पीपल लगा दिया, यहाँ पे कहीं बरगद का पेड़ लगा दिया, यहाँ पे कहीं और इकोलॉजिकल पेड़ लगा दिया, 2-3 नीम का पेड़, बरगद का पेड़ या पीपल का बरगद का एक ही लगाया। लेकिन आपकी 2.5 एकड़ की जमीन है तो कोई भी एक ही पेड़ लगाना है, पीपल का लगाओ चाहे बरगद का लगाओ, ज्यादा नहीं लगाना। 2 एकड़ की, जिनका 5 एकड़ की जमीन है उन्होंने 2 टाइप के पेड़ लगाने, 10 एकड़ है उन्होंने 4 टाइप के पेड़ लगाने, पीपल, बरगद और नीम, ऐसे इस टाइप के। लेकिन कमाई देने वाले आम के, जामुन के, कटहल के, इमली के, ये मेरे यहाँ कमाई देने वाले। आपके यहाँ कौन से पेड़ है आपने चयनित करना अपने लोकल पीस में, इसके बीच में लगाना है छोटे पेड़, इसकी दूरी रखना है 30 फीट, इसकी दूरी रखना है 30 फीट, इसके बीच में हर 15-15 फीट पे छोटे वाले पेड़ लगाना है। छोटे पेड़ों में क्या आएगा, नींबू, आंवला, सीताफल, जो अपने यहाँ अच्छा आता है, करोंदा, जो अच्छा आता है वो लगाने का है इसके बीच में। अब ये हम लोग इसको ड्रिप पे लगाए हैं, ड्रिप पे लगाए तो इसके बीच में अब इसकी दूरी 30 फीट, ये आ गया 15 फीट पे एक लाइन, दूसरा इसका अंतर अगर गिना जाए तो 15 फीट, बीच में जगह खाली है, यहाँ पे हमने पपीता लगा दिया, यहाँ पे पपीता लगा दिया, यहाँ पे पपीता लगाया, यहाँ पे पपीता लगाया, यानी हर 15 फीट के बीच में एक पपीता लगाया। अब पपीता और उसके बीच में 7.5 फीट का अंतर हो गया, उसमें हमने सब्जियों के पौधे लगा दिए, बैंगन है, मिर्ची है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ऐसे तो पूरी लाइन प्रोडक्टिव होगी। हमारे यहाँ उपज आती है, उससे ज्यादा पैसा हमको ये लाइन से मिलता है। यानी पेड़ों को लगाकर पैसा अर्जित करने का सिस्टम डेवलप किया हो। इस तरह से
पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये पेड़ों से ही एक माइक्रो क्लाइमेट बनेगा। कल मैं इनके यहाँ देखा, फूल कुमार जी के यहाँ बहुत सुंदर माइक्रो क्लाइमेट तैयार हो चुका है। उनके यहाँ नेचुरली फसल होगी वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पेड़ों को इतने अच्छे ढंग से जोड़ रखा है। वो पेड़ों ने उनके यहाँ नेचुरल फर्टिलाइजर बनाने का काम चालू कर दिया है। उसमें जीव जंतु जीवाणु इतने पनप रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी से फर्टिलिटी बढ़ रही है उनके खेत में। तो ये बात अब हर किसान के खेत में हो जाए कि फलों के पेड़ 30% पे चले जाए। तो थोड़ा सा फूल कुमार जी, मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मिश्रित बागों से करने के बनस्पत 2-3 टाइप की वेराइटी जो अच्छा इनकम देती है उस पर फोकस करके उनका पॉपुलेशन बढ़ाना है। तो वहाँ से इनकम सोर्स का जरिया बढ़ जाता है। जिनसे नहीं मिलता उनको निकाल देना है, जिनसे मिलता है उनको बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह से ये 10% और ये 250-250 फीट पे कतारें लगा रही, तो 30% भूमि मिल गई। लेकिन ये 30% की वजह से 65% भूमि का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। जो आज है उससे कई गुना सस्टेनेबल उत्पादन मिल रहा है। इस तरह से इससे भी उत्पादन मिल रहा है, इससे भी। अब इसमें 250-250 फीट के ऊपर लगा है या ये बगीचा लगाया है, ये 30-30 फीट पे लगाया है, ये 20-20 फीट पे, तो इसके 20 फीट के बीच में फसल लेना चालू ही है हमारा। इसके 30 फीट के बीच में फसल लेना चालू ही है हमारा। अब फसल कैसे लिए आगे भी बताऊंगा। इस तरह से पेड़ों का प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ों के बिना खेती अधूरी है हमारी। 30 फीट नहीं, वो लाइन टू लाइन ये है जो 10% में वो 250-250 फीट के ऊपर। और जो फलों के बगीचे लगाए हैं वहां पे लाइन से लाइन की दूरी कटहल की 25 फीट है और मौसम्बी की 20 फीट है। इस तरह से दोनों का अलग अलग डिजाइन है। अब इतने पेड़ लग गए, तब हमारा निरीक्षण ये रहा कि पक्षियों की संख्या बेहद बढ़ गई। बेहद बढ़ने के बाद सिर्फ तोते जैसे पक्षी नुकसान करते हैं वो हमारे इसमें, बाकी एक भी पक्षी हमारे न तो टमाटर को खाता है, न कोई सब्जियों को नुकसान, न कोई फलों को नुकसान। तो इस तरह से ये पूरा जो हमारा इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार हुआ है, इसमें सबसे वंडरफुल बात है कि ये वृक्षों की वजह से पक्षियों की तादाद बढ़ गई। पक्षियों ने लगातार कीट नियंत्रण का काम कर रहे हैं, यानी ये स्वावलंबन की दिशा में एक कदम है पेड़ों के द्वारा। वो पक्षी हर प्रकार के कीट, यानी शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, सबको खा रहे हैं। सबको खा रहे हैं तो उनका पेट भर जा रहा है, हमारे क्रॉप की तरफ ध्यान भी नहीं देते खाने का। यानी पक्षी नुकसान नहीं करते, हमारी भावना गलत होगी। हम लोगों ने पक्षियों के भोजन को नष्ट कर दिया, इसलिए पक्षी हमारे खेत में नुकसान कर रहे हैं। ये बात को आप गहराई से समझ लो। तो इसका पॉपुलेशन बढ़ गया तो 365 दिन अपने खेत में उसकी विष्ठा कर रही है। जब वो ड्रॉपिंग कर रहे हैं तो एक बहुत क्वालिटी का फर्टिलाइजर कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं। वो क्वालिटी का फर्टिलाइजर सप्लाई कर रहे हैं तो अपनी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ रही है। तो जमीन की फर्टिलिटी अनेक माध्यमों से बढ़ती है, उसमें का एक माध्यम है वृक्षों के वजह से पक्षियों से ड्रॉपिंग, वृक्षों के वजह से जीव जंतु जीवाणु का पॉपुलेशन बढ़ना, उनकी डेड बॉडी से फर्टिलाइजर। तो कितने माध्यमों से फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी हो जाती है, तब हम अच्छी ऊंचाई पे जाते हैं प्रोडक्शन के मामले में। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है बायोमास। बायोमास यानी एक बहुत बड़ा फर्टिलाइजर का कारखाना हमने खेत में लगा रखा है। ये फर्टिलाइजर के कारखाने में इसमें क्या क्या है? एक, फसल में निकलने वाली घास, इससे फर्टिलाइजर बनाते हैं। नंबर 2, फसलों के अवशेष, फसलों के अवशेष। नंबर 3, हरी खाद। ये 3 का यूज करके हमने जमीन की फर्टिलिटी को इस कदर बढ़ा दिया है, लेकिन ये तीनों का कंटिन्यू उपयोग करते हैं। फसल की घास, फसल में निकलने वाली घास
8 महीने हम इसको फेंकते नहीं, बारिश में इसको जमा करके रखते हैं। वो ढीक हो गया, उस गर्मियों में फिर से डाल देते हैं, और 8 महीने में जब हमको निदाई गुड़ाई करनी होती है तब उसका उसमें सिंचाई बंद कर देते हैं। इस तरह से कब सिंचाई करना है कब नहीं करना, तो फसल की घास, फसल में निकलने वाली घास, इसको फर्टिलाइजर के रूप में हमने इस्तेमाल किया। इसमें कई प्रकार की घास होती है, तो अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। इस तरह दूसरे फसलों के अवशेष अवशेष जलाते नहीं हम लोग, पूरे अवशेषों को, मान लो कि किसी चीज का कड़ा ये है तो उसका बड़ा ढीक बना देते हैं, बड़ा ढीक बना के उसके ऊपर फिर हम पानी की बौछार करते हैं, गोसंजो खाद डाल देते हैं, उससे 1 साल के बाद पूरा सड़ जाता है। फिर खेत में डालते हैं तो कोई चाहे ट्रैक्टर से जुताई करो चाहे बैलों से, उसके बारीक बारीक टुकड़े बन जाते हैं। तो 1 साल का पेशेंस रखते हैं। 1 एकड़ के लिए 100 स्क्वायर फीट की जगह लगती है बायोमास। इस तरह से हम लोग फसल के अवशेष जलाते नहीं, उसका रीयूज करते हैं। तीसरा हरी खाद, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको हरी खाद का इस्तेमाल करना ही चाहिए। 3 वर्ष में अपने भूमि पर हरी खाद का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। हरी खाद में हम 3 टाइप के बीज का इस्तेमाल करते हैं। 3 टाइप के बीज, नंबर 1 बाजरा लेते हैं, नंबर 2 धैंचा लेते हैं, नंबर 3 लोबिया लेते हैं। बाजरा 8 केजी लेते हैं, धैंचा 10 केजी लेते हैं, लोबिया 6 केजी लेते हैं। बस 3 का लेके छिड़का मारते हैं, छिड़का मार के बखर से मिला देते हैं। जून महीने में इसका छिड़का डालते हैं, बारिश से निकल आता है। इसको लेने के अलग अलग तरीके हैं। हम तुअर के साथ भी लेते हैं, प्लेन भी लेते हैं, और अलग अलग मार्गों से इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 3 साल में एक बार ग्रीन मैन्योर का खाद दोगे तो आप गेहूं की जो केमिकल वाले लेते हैं उससे 2 गुना उत्पादन आप गेहूं का ले सकोगे। इसका इस्तेमाल करेंगे और वो फर्टिलाइजरों का करेंगे। सारे अपने देसी खाद है, अपने घर के खाद है। इस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों मिक्स करके उसका फैला देते हैं। फैलाने के बाद फूल पे आने के बाद 50 दिन के अंदर इसको जमीन में मिला देते हैं, यानी इसको पकने नहीं देते, फूल को फल नहीं होने देते। फल बन गए तो क्या होगा, जमीन से न्यूट्रिशन लेना आरंभ कर देता है। तो फल लगने के पहले इसको जमीन में मिला देना। इस तरह से इसको हम लोग जमीन में मिला देते हैं। 3 साल में एक बार कोई भी भूमि को। हाँ हाँ, 1 एकड़ बीज की मात्रा 1 एकड़, ये 24 किलो 1 एकड़ के लिए। अब इसके कैसे बेनिफिट मिले वो मैं आपको फसल चक्र की योजना में बताता हूँ कि कैसे हम इसका उपयोग करके लाखों रुपए प्रति एकड़ की फसल ले रहे हैं इसका उपयोग करके। इस तरह से हरी खाद ये अत्यंत हमारे लिए लाभदायी है। इसको हम लोग तुअर के साथ भी लेते हैं। अभी तुअर के साथ कैसे लेते हैं, जैसे अभी हमने कल भीम सिंह किया क्या कपास देखे कि ठीक है भाई मुझे फसल भी चाहिए और इसका भी इस्तेमाल करना है, तो हम लोग अरहर लेते हैं। तो अरहर में क्या करते हैं, 2 लाइनें लगाते हैं और फिर 8 फीट खाली रखते हैं, फिर 2 लाइनें लगाते हैं। तो ये 8 फीट पे हरी खाद लेते हैं, यहाँ पे हरी खाद लेते हैं। ये हरी खाद, अब ये तुअर, ये अरहर, ये अरहर, ये अरहर, ये अरहर, ये अरहर। तो अरहर और हरी खाद मिला के जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके बाद में कद्दू लगाते हैं तो रिकॉर्ड उपज मिलता है, और उसके बाद में जो फसलें लगाते हैं उसके भी रिकॉर्ड उपज मिलते हैं, क्योंकि ये हरी खाद से हमारे को जैसा भोजन चाहिए वैसे अपने जीव जंतु जीवाणुओं को भोजन चाहिए। अब ये पशुपालन से हमने क्या किया, जीव जंतु जीवाणु तैयार कर, अब उसको भोजन चाहिए तो उसका संबंध सीधा आता है यहाँ बायोमास से। ये बायोमास से उसको भोजन मिलता है।
बायोमास इसके लिए पूरक है पशु के लिए, और पशु इसके लिए पूरक है बायोमास के लिए, और दोनों को चाहिए एक माइक्रो क्लाइमेट। तो ये वृक्ष इनके लिए पूरक है, और ये दोनों मिलकर ये वृक्षों को, तो सारी एक की पूरक व्यवस्था है। ये पूरक व्यवस्था का साइंस जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा तब हम कभी नाम नहीं लेंगे केमिकल खेती का। तो इसकी पूरक व्यवस्था का ये समझना चाहिए कि कैसे एक के लिए पूरक है। तो अब ये बायोमास यानी ग्रीन मैन्योर हमने इसके जीव जंतु जीवाणु के लिए किया है यहाँ पे, और ये दोनों फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए वृक्ष को मजबूत करते हैं, और वृक्ष मजबूत होता है तो इनको मजबूत करते हैं, और पक्षियों का सहारा ये बनते हैं। तो सारे एक के तार होते हुए संबंधों का नाम एग्रीकल्चर है, कि एक के संबंधों से पूरा विकास हो, उसका नाम एग्रीकल्चर है। दूसरा काम, इसके बाद में हम माँ की बात किए, पानी की बात करें। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसको फिर से बता, ठीक है? नहीं, अब वो पूरी गहराई से समझ तो बननी चाहिए। मैं पूरा विषय करने के लिए जरा रफ्तार पकड़ रखा था, लेकिन जाते स्लो जाते हैं। जो खेत में वैसे पेड़ लगे, वो खेत में 250 फुट में लाइन लगी। हाँ जी, अब इसको गहराई से समझ लो आप। हाँ, 250-250 फीट पे कतारें लगनी है, और फलों के बगीचे लगेंगे, उसका स्पेसिंग अलग होगा, इसका स्पेसिंग अलग है। तो फलों के बगीचे में 10% एक साइड में, 10% दूसरे साइड में, और ये 250-250 फीट की कतार, ये स्पेशल बगीचे हैं, और ये कतारें हैं। पानी, हम लोगों ने पानी को ये महत्व को समझा है कि पानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पानी ना हो तो अपनी खेती नहीं है। लेकिन आपके हरियाणा में इतना पानी है, लेकिन वो पानी को शुद्धिकरण करने के लिए इन तत्वों का पालन करना पड़ेगा हमको। इन तत्वों से वो पानी को मीठे पानी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको प्योर पानी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यह आपके पानी का एक, जो आदमी के लिए जितना पवित्र पानी चाहिए वो पानी बन जाएगा। तो इस तरह से अभी की खेती में हम लोग जो पानी रोक रहे हैं, वो 1 हेक्टेयर में 1 करोड़ लीटर पानी रोक रहे हैं। वहाँ आपके यहाँ 600 mm बारिश होती है तो आप 60 लाख लीटर पानी गिरता है, लेकिन मैंने देखा यहाँ का पानी बह के नहीं जाता। तो 60 लाख लीटर ग्राउंड वाटर में जा रहा है, नदियों का पानी आ रहा है, समुद्र का उतार का पानी इधर आ रहा है। तो आपके यहाँ पानी की कमी नहीं है, बड़े बड़े डैम है, कैनाल है। तो इस विषय पे मुझे लगता है पानी की बहुतायत है यहाँ, लेकिन ये सारी चीजें आपको पानी को प्योर बना देंगी अगर इनसे खेती करेंगे। हाँ, नालियाँ खोदो, नालियाँ से क्या होगा, आपका पानी ऊपर आया है, लेकिन नालियाँ खोद दिया आपने तो उसका प्रेशर मिलेगा, वो प्रेशर पानी को नीचे ढकेलेगा। तो 4 से 5 फीट गहरी नालियाँ, 4 फीट चौड़ी, ऐसी नालियाँ खोदो, नालियों से पानी फिर वहां से फिर ज्यादा होगा, तब ऊपर आने का परसेंटेज घट जाएगा उसका धीरे। और दूसरा, ये जो ऊपर आ रहा है, जब हम कुदरती खेती करने लगेंगे तो अपने आप ये प्रॉब्लम दूर होना चाहिए। कुदरती खेती सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो ऊपर आ रहे हैं ना, सब ये केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से ही प्रॉब्लम तैयार हो। तीसरा महत्वपूर्ण बीज, तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है बीजों का। हमने एक एक देसी बीज बनाते बनाते कई प्रजातियां अपनी खुद की तैयार कर दी, जिसमें मेन तो हमारा कद्दू का बीज, धनिया का बीज, चौलाफली का बीज, चने का बीज, तुअर का बीज, ऐसे कई प्रजातियां हैं जिनके आज हमारे घर के बीज हो गए। लोबिया का बीज, एक कद्दू का बीज है हमारा 400 साल पुराना, 400 साल पुराना बीज, वो प्रति एकड़ उपज पेठा,
तो मैं कुछ एक दो किसानों को मेरे तरफ से गिफ्ट भेजूंगा। उनके पास अगर वो अच्छा उपज मिला तो क्योंकि उन लोगों ने लगा रखे हैं अभी फसलें, तो उसके ऊपर वो ले सकते हैं। अगर वो आ गया यहाँ के एनवायरमेंट में, लेकिन उसको खाने की डिमांड नहीं है, ऐसा मुझे किसने कहा, आपने कहा था कि हाँ की डिमांड नहीं है। नहीं, लेकिन जब एक बार खाने लगेंगे ना, जैसे हाट बाजार वगैरह पे काट के उनको खिलाया, उसका टेस्ट देखेंगे तो अपने आप मार्केट तैयार हो जाएंगे। इसके लिए थोड़े पापड़ एक दो साल बेलने पड़ेंगे, लेकिन वो बीज आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे। अच्छी क्वालिटी के बीज है। वैसे धनिया, हमारे यहाँ धनिया में इतनी क्वालिटी है, उसकी खुशबू, धनिया अगर मिक्सी में डाल के रूम में पीसा तो पूरे रूम में सुगंध हो जाती है धनिया की, इतना क्वालिटी का सीड है। उसको हरा बेच के फिर सीड बनाते हैं, यानी आम के आम गुठली के दाम, दो बार और कटाई होती है इसकी। एक कटाई होती है, फिर दूसरी उसमें बीज के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से बीज, ये अपने लिए स्वावलंबन का मुद्दा है। एक एक बीज चुनकर हमको उस दिशा में आगे बढ़ना है। अब बीज के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लेने के लिए मैं इनकी डीप में नहीं जा रहा हूँ। अब यह है मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, फसल चक्र। ये लंबा विषय है थोड़ा, इसलिए मैं बीजों को सारांश में लिया हूँ। फसल चक्र